नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली की शाहबाद डेयरी का कत्ल इन दिनों राजनीति उसको लेकर बहुत गर्म है। राजनीति गर्म इसलिए है क्योंकि सरेआम एक नाबालिग युवती की हत्या कर दी जाती है और लोग तमाशबीन होकर उस हत्या को देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस युवती की मदद के लिए आगे नहीं आता। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने दो सहयोगियों के साथ चर्चा पे हैं। हमारे साथ गुरपिंदर कौर पत्रकार है और वरिष्ठ पत्रकार आलोक सांगवान मौजूद है। उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो किस दिशा में जा रही है। क्या पूरा सिस्टम फेल हो चुका है? क्या अब अपराधी बेखौफ होकर घूमने लगे हैं? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आलोक सांगवान से सवाल करेंगे। आलोक जी, शाहबाद डेयरी का जो मुद्दा है, जो वारदात हुई, उसको लेकर महिलाएं डरी हुई हैं दिल्ली में। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए प्रवेश, ये जो मामला है इसमें 3 फैक्टर हैं जिनको हम ये कहेंगे। हालांकि कुछ जो लोग हैं वो चौथे फैक्टर के बारे में भी बात कर रहे हैं, मगर मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर उस चीज को मैं भी प्रमोट नहीं करता हूँ, तो भारत खबर भी उस चीज को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि इन चीजों को जाति पाति धर्म और मजहब से अलग हटकर देखना चाहिए। जाहिर तौर पर इन चीजों में क्राइम किसी तरह का मजहब को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि क्राइम जो करता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ एक क्रिमिनल होता है। अपराधी की सिर्फ जाति होती है कि वो अपराधी है। तो इसमें यदि हम बात करें तो 3 जो फैक्टर हैं वो मुख्य तौर पर सामने आते हैं, जिसमें दिल्ली है, जिसमें दिल लगी है, और तीसरा खून है। तो ये 3 फैक्टर हैं। क्योंकि वारदात दिल्ली में हुई है तो जाहिर तौर पर दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो दूसरा फैक्टर है, वो दिल लगी का है। क्योंकि जिस तरह की चीजें हुई हैं उसमें, क्योंकि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो हल्की सी अपनी दोस्ती को ये समझ बैठते हैं कि वो प्यार है, वो दिल लगी है, और उसी का ये परिणाम है कि इस तरह की वारदात होती हैं। क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी 2021 में शाहबाद डेयरी में ही एक वारदात हुई थी। उससे पहले मित्राओं का एक केस था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं वो जब आपस में मिल बैठते हैं, उस तरह की उनकी कम दोस्ती होती है और दोस्ती को वो दिल लगी समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और तीसरा जो फैक्टर है, जो वारदात हुई है, वो खून हुआ है, तो जाहिर तौर पर वो एक क्रिमिनल घटना है और उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का अपराध हुआ है वो एक संगीन अपराध है, वो एक जघन्य अपराध है कि इस तरीके से एक नाबालिग को इस तरीके से चाकू से गोदकर, और इतनी बार चाकू से गोदकर कि जब तक वो मर नहीं जाती है तब तक उसको बार बार चाकू से गोदना कहीं ना कहीं वो निर्दयता को दिखाता है। ये दिखाता है कि जो उनकी आत्मा थी, जो उस क्रिमिनल की आत्मा थी, वो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि किस तरह की उनकी मानसिकता रही होगी। और चौथी जो चीज है, जाहिर तौर समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरह के माहौल में ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि समाज के आसपास के लोग इस घटना से किस तरीके से प्रभावित होते हैं। क्योंकि क्राइम की एक थ्योरी होती है, क्रिमिनोलॉजी जो है वो ये कहती है कि जो भी क्राइम आगे बढ़ता है उसका एक प्रभाव पड़ता है, आसपास की सोसाइटी पर पड़ता है। तो जाहिर तौर पर सोसाइटी में किस तरह का परिवेश निकल कर आता है, लोग क्या सोच रहे हैं इस घटना के बारे में। क्योंकि बार बार यदि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपने सामाजिक स्तर पर क्या काम किया, किस तरह की घटनाएं ना हो, ये कम से कम देखना होगा। तो तमाम जो पहलू हैं उनके बीच में ये फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं। जी प्रवेश। आलोक जी, जिस तरीके से दिल्ली में मौजूदा कानून व्यवस्था है, आए दिन हमें वारदात देखने को मिलती है, लुटेरे पकड़े जा रहे हैं। जो पार्क हैं, जैसे डीडीए और एमसीडी के पार्क हैं, वहाँ नशेड़ी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। तमाम तरह की रिपोर्ट ऐसी देखने को आती है। क्या माना जाए, क्या पुलिस के पास फोर्स की कमी है? क्या लुटियंस जोन्स में ही सारा पुलिस महकमा काम कर रहा है? नेताओं की सिक्योरिटी में ही पूरा महकमा चल रहा है? जो बाकी दिल्ली है लुटियंस को छोड़कर, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो राम भरोसे छोड़ी हुई है पुलिस प्रशासन ने। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली की जो ज्योग्राफी है, जो पुलिस की खासकर जो अपनी तरफ से काम करने की एक शैली है, वो एक अलग तरह की शैली है। क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी भी वो है जो देश की राजधानी है। तो जाहिर तौर पर ये जरूर है कि लुटियन जो जोन है वो एक महत्वपूर्ण जोन है,
वहां पर क्योंकि वीआईपीज रहते हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ वहां पर चीजें हैं, तो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण लोग रहते हैं जो देश चलाते हैं, सरकार वहां से चलती है। ऐसे में उस एरिया की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मगर कहीं ना कहीं इस बात पर कि उस सुरक्षा के नाम पर बाकी दिल्ली को नजरअंदाज किया जाए, ये जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए। और जब भी इस तरह की वारदात होती है तो अक्सर ही कहा जाता है कि फोर्स की कमी है। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह की ज्योग्राफी है, वैसे में सीधे तौर पर दूर दराज में क्योंकि सीपी जो है वो पीएचक्यू से उस तरह की कमांड नहीं रख सकते हैं, जो डीसीपी हैं, जो एसीपी हैं एरिया के, वो उस तरीके से दूर-दराज के इलाके में या आउटर इलाके में उस तरह की निगरानी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पब्लिक के जो नुमाइंदे होते हैं, यदि एक फुल फ्लैग स्टेट होती है, तो वैसे में पब्लिक के अलग-अलग नुमाइंदे उस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। यदि विधायक वहाँ पर लोकल होता है या सांसद होता है या फिर पार्षद होता है, तो वो उन चीज़ों को लेकर पुलिस से उनका दखल रहता है और पुलिस को बार-बार इस तरह की वारदात होती है, तो वो लोग कहते हैं। दिल्ली के साथ ये दिक्कत है क्योंकि ये यूटी है, तो जाहिर तौर पर विधायक अपनी तरफ से पुलिस को उस तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनके दबाव में नहीं होती है। और जी, दूसरी जो बात है, क्योंकि बार-बार इस तरीके की जब वारदात होती है, तो आम आदमी पार्टी अक्सर ये कहती है कि इसीलिए वो ये डिमांड करते हैं कि पुलिस को उनके हवाले किया जाए, ताकि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, उसको वो ठीक कर पाएँ। मगर बाद में क्योंकि एलजी और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी तरफ से ये कहती है क्योंकि ये एक यूटी है, तो ज़ाहिर तौर पर जो सेटअप है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वैसे में सीधे तौर पर यूटी में सीएम के अंडर में पुलिस नहीं दी जा सकती है। तो ये एक कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस तरह की चीज़ें हैं कि ये चीज़ें बार-बार सामने आती हैं और बार-बार इस तरह की जब वारदात होती हैं, तो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवाल खड़े होते हैं। जी, प्रवेश। जी हाँ। गुरपिंदर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एज़ अ विमेन, आप मुंबई की अगर बात करें तो रात को भी अगर महिला निकलती है तो उन्हें बड़ा सेफ महसूस होता है। क्या दिल्ली में जब आप निकलते हैं तो क्या आप भी वैसा ही महसूस करते हैं? परवेश, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि वाक़ई में जब ऐसी कोई घटना सामने आती है, तो बीइंग अ मदर, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी बच्ची है, तो मैं उसको लेके बहुत डर जाती हूँ। तो हम लोग ऐसे में इस माहौल में नहीं निकल सकते हैं। बच्चों को लेके डर लगता है, खुद की सेफ्टी को लेके डर लगता है। ऐसा लगता है कि अभी कहीं किसी कोने से कोई आ जाएगा, मेरे बच्चे को कोई कुछ कह देगा। जब से ये घटना हुई है शाहबाद डेयरी वाली, सच कहूँ तो मैं मेरे बच्चे को मैं नहीं चाहती कि वो बाहर अकेले जाए। क्योंकि ऐसे दरिंदे अब पता नहीं कौन कब कहाँ पर घूर रहा होता है आपके आपके बच्चे को या आपको, कब कौन क्या कर देगा नहीं समझ में आता है। अगर आपने मैं आपकी एक बात बड़ी करूँगी, आपने कहा कि हर एरियाज़ में कहीं न कहीं लोग खड़े रहते हैं। ये बात सही है। हर गली चौराहे नुक्कड़ पे ऐसे लोग खड़े रहते हैं, छोटी एज के भी, बड़ी एज के भी, जो बच्चों को बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको इस तरह से देखते हैं जैसे पता नहीं क्या कर देंगे। तो इन सबको लेके एक सेफ्टी होनी चाहिए, या फिर पुलिस को इस तरफ से कोई एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह से लोग गली नुक्कड़ में कहीं खड़े ना हो, क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि बच्चे अगर बच्चियां बाहर निकलती हैं, उनको बाहर निकलना भी पड़ता है और वो अनसेफ रहती हैं। अगर हम उनको कुछ कह देंगे, हमें खुद डर लगता है कि अगर हम इन्हें कुछ कहेंगे, कल पता नहीं हम बच्चे के साथ 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते, तो बच्चे को क्या कर देंगे हमें नहीं पता है। जी। जी परवेश, जी, आलोक, जिस दिल्ली तरीके से पुलिस को गुरपिंदर ने इन कहा सब कि के खिलाफ डर का एक्शन एक लेना चाहिए। वातावरण है, एक डर का एक वातावरण है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप उतना सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते अपने आप को। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है आलोक, कि जिस तरीके से पुलिस को पेट्रोलिंग करनी चाहिए इलाकों में, लोकल एरियाज़ में, उस तरीके से पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही है। तो क्या इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाए कि पुलिस के पास स्टाफ कम है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस तरह की जब वारदात होती है तो पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। और पुलिस क्योंकि तमाम चीज़ों को किस तरीके से जनता के बीच में ये ज़रूर है कि हर वारदात के वक़्त पुलिस वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। कानून का एक खौफ होता है और उस खौफ में
रहकर कहीं ना कहीं जो वारदात करते हैं वो लोग वारदात नहीं करते हैं। उस तरह का परहेज करते हैं कि उनको ये लगेगा कि कानून के जो रखवाले हैं वो उनको पकड़ लेंगे, पुलिस उनको पकड़ लेगी। इस तरह का भय क्राइम जो करता है उसके मन में होना चाहिए, मगर ये चीजें पुलिस नहीं कर पाती है जब भी इस तरह की चीजें होती हैं। और तो ये दूसरा आलोक, उसमें एक सबसे ये बड़ा भय फैक्टर है। ये भय तो खत्म होता जा रहा है। अब हर तीसरा आदमी गुंडे की तरह बर्ताव करने लगा है। अगर घर से बाहर निकलो तो हर कोई अपने आप को गुंडा मानने लगा है, क्योंकि पुलिस का डर ही खत्म हो चुका है। बिल्कुल प्रवेश, देखिए पुलिस का डर जो है वो एक बात है कि पुलिस का डर खत्म हो चुका है। दूसरी जो बात है इसमें महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दिल्ली की जिस तरह की सामाजिक परिवेश है दिल्ली में, वैसे में क्योंकि हर जो आदमी है उनकी आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो सोशल बॉन्डिंग नहीं है, वो एक परिवार से नहीं आते हैं, एक गांव से नहीं आते हैं, देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं। उनका अपना जो परिवार का स्तर है वो अलग है, वो अपने ढंग से सोचते हैं, उनका सोचने का ढंग अलग-अलग है, अलग-अलग पारिवारिक परिवेश से वो आए हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी ज्योग्राफी आपस में नहीं मैच करती है और आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। कोई किसी को ज़्यादा गूढ़ तरीके से नहीं जानता है। यही वारदात गाँव में क्यों नहीं होती हैं? इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि गाँव में एक-दूसरे को लोग जानते हैं, कोई इस तरह की हरकत करता है, कोई इस तरीके से किसी महिला को देखता है या किसी महिला की टॉन्टिंग करता है, तो दूसरा सामाजिक स्तर पर वो लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो उनको टोक देते हैं, वो उनको रोकते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो वो एक सामाजिक अंकुश है अपनी तरफ से गाँव में, मगर दिल्ली में क्योंकि वो सेटअप नहीं है, तो ज़ाहिर तौर पर अलग-अलग परिवेश से लोग आए हैं और अपने-अपने ढंग से चीज़ों को देखते हैं। और आपने देखा होगा कि इस तरह की जब भी वारदात होती है, तो लोग यहाँ से वारदात करके जहाँ के वो होते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। ज़ाहिर तौर पर ये जो आपने वारदात देखी, तो ये वारदात करके भी ये आरोपी यूपी चला गया और वहाँ बुलंदशहर। से इसकी बरामदगी हुई। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो लोग हैं, वो अपने जो गृह जिले होते हैं या गृह क्षेत्र होता है, वहाँ पर चले जाते हैं और इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि यहाँ से वारदात करके अगर वो वहां पर चले जाएंगे तो दिल्ली पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाएगी। अपने तरीके से ये सोच का तरीका है। जाहिर तौर पर मीडिया में जो केस आ जाते हैं उन केसों पर जो पुलिस है वो काम कर लेती है और इस तरह के आरोपों को वहां आरोपी को वहां से पकड़कर दिल्ली ले आती है। मगर ऐसे भी केस हैं जिनमें नॉन ट्रेसेबल लोग हैं, जिनमें लोग बरामद नहीं होते हैं, सामान बरामद नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर इस तरह के लोग हैं जिनको पुलिस फाइंड आउट नहीं कर पाती है और वो वारदात करके किसी बड़े शहर में छिप जाते हैं और अपनी जो तमाम उम्र है वो दूसरे शहर में गुजार लेते हैं। तो इस तरह के जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं वो इस तरह की वारदात करते हैं और इस तरह की मानसिकता को लेकर चलते हैं, क्योंकि कोई भी आप क्राइम करेंगे उस क्राइम के अंदर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जिसको मेंसरिया कहा जाता है कि आपकी मानसिकता खराब होनी चाहिए, कि आपकी खराब मानसिकता होगी जभी आप अगले आदमी को हार्म पहुंचा सकेंगे, उसको हानि पहुंचा सकेंगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। तो इस तरह का कोई भी आदमी जो वारदात करता है, उसके मन में एक ये होती है कि सामने वाले आदमी को किस तरीके से हानि पहुंचानी है। तो ये एक सामाजिक स्तर पर भी जो ताना-बाना दिल्ली में है, वो इस तरह का है कि आपस में कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं है, कोई सोशल बॉन्डिंग है नहीं, किसी पे किसी का अंकुश नहीं है। जी। मतलब एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि जैसे पुलिस जब कार्रवाई करती है, कोई भी वारदात होती है, तो बड़ा ही ऐसा एक संदेश जा रहा है कि बड़ा ही लाइटली उस चीज़ को ले रही है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जैसे विरोधी जो पार्टियाँ हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था का मामला ही नहीं है, ये तो लव जिहाद का मामला है। तो इस तरीके की जब बात विरोधी पार्टियाँ करती हैं, जिनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है, केंद्र के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, बजाय कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब करे, उनको गाइडलाइंस जारी करे, इस तरीके की जब बयानबाज़ी आती है, लव जिहाद से मामले को जोड़ दिया जाता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी? क्या ऐसे अपराधियों में खौफ बढ़ेगा? देखिए, ये ज़रूर है क्योंकि जब वारदात होती है, तो वैसे में क्योंकि पुलिस अपने ढंग से काम को करती है, जो वारदात होती है उसके बारे में एक सामान्य आदमी ये मानता है कि तुरंत प्रभाव से आरोपी को पकड़ लिया जाए और तुरंत प्रभाव से आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाए। तुरंत, क्योंकि उस तरीके की सोच एक आम आदमी रखता है, समाज में उस तरह की सोच है। मगर क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम में जब किसी आरोपी को पकड़ा जाएगा तो उसको भी ये राइट है कि वो कोर्ट के सामने अपनी जो पैरवी है वो कर पाए,
तो वहां पर जो ढांचा है, जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, जिस तरीके से चलता है, सजा देने का सिस्टम वैसा है, उसमें वक्त लगता है। और इसीलिए पब्लिक को ये लगता है कि पुलिस जो है वो पूरी रफ्तार से काम नहीं करती है, मगर सच्चाई ये है कि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है और उन चीजों को जैसे आगे बढ़ाती है, सिस्टम ऐसा है कि उसी के तहत चीजें आगे बढ़ती है। और दूसरी जो बात है, जो आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह की घटना पर जो चीजें कर रही हैं, जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियां इस तरह की चीजों पर जब उन पर आरोप लगते हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ये कहती है कि इस तरह की घटना जब भी होती है कि एलजी साहब आप देखिए, आपके अंडर में जो पुलिस है वो काम करती है, दिल्ली सरकार के अंडर में काम नहीं कर रही है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें, यदि आम आदमी पार्टी को पुलिस मिल जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। तो अपनी तरफ से उस तरह के दावे करते हैं और उसी के बचाव में बीजेपी अपनी तरफ से, क्योंकि उसको एक नया एंगल देती है, जिस तरीके से मैंने बताया कि उस चीज को एक धार्मिक एंगल देते हैं, मगर जाहिर तौर पर क्योंकि क्रिमिनल जो होता है उसका किसी तरह का कोई भी जाति धर्म मजहब नहीं होता है, उसका सिर्फ मजहब यही होता है कि वो क्राइम करता है और उसकी उस तरह की मानसिकता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अवसर तलाशती हैं, इस तरह के जो घटना होती है उसमें भी ये चाहती हैं कि कहीं ना कहीं उस तरीके से पोलराइजेशन करके एक वोट बैंक को साधा जाए, उस वोट बैंक को अपने साथ किया जाए राजनीतिक तौर पर। क्योंकि ये चीजें जाहिर तौर पर, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग जुमले देकर काम करती हैं, मगर इस तरह की घटना पर यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह की चीजें करती है तो वो, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि वो चीजें अच्छी नहीं है, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे समाज बढ़ता है, समाज जुड़ता नहीं है। समाज में इस तरह की घटना को रोकने के लिए जुड़ाव की स्थिति होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से बढ़ता है तो समाज में इस तरह की घटना को बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि आप उस तरीके से पब्लिक की मानसिकता बना देंगे तो आने वाले वक्त में उसका बदला लेने के लिए या उस तरह की घटना को दूसरे लोग बढ़ावा दे सकते हैं। जी। जी हाँ। गुरविंदर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा इसी मुद्दे पर कि जिस तरीके से ये घटना हुई, सरेआम एक लड़की की हत्या कर दी गई, 40 बार चाकू मारा गया, फिर लात भी मारी गई, उसके बाद फिर पत्थर से भी उसको कुचला गया, लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। तो क्या माना जाए कि लोगों में भी ये डर है कि वो इस तरीके की घटना को देखकर आगे नहीं आते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं हम ना हार्म हो जाए, उसके पास चाकू है, सब कुछ है, वो उनको भी हार्म कर सकता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग जो है ऐसी घटनाओं में पास आने में या बचाव करने में थोड़ा झिझकते हैं। परवेश, मैं ये कहूंगी कि आज सबसे पहले तो जो हमारे लोग हैं वो बहुत संवेदनहीन हो चुके हैं। वही आलोक सर ने जो बात बोली कि गांव के एरियाज में ऐसी घटनाएं कम होती हैं, शहर में लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो संवेदनहीन हो चुके हैं। अदरवाइज ये एक छोटा सा लड़का 20 साल का जिसने क्राइम किया है उसको 4-5 लोग क्या पकड़ नहीं सकते थे? पकड़ सकते थे। दूसरी बात ये हो जाएगी कि अगर लोग कोई इस मामले में पड़ते हैं तो पुलिस के इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि पुलिस के डर से भी लोग पास नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी रोटी कमानी है, खानी है, वो पुलिस के चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो है, थोड़ा आपकी बात मैं बोलूंगी कि न्याय जो आलोक सर ने बोला कि न्याय मिलने में बहुत लंबा वक्त लगता है, दूसरा पुलिस के चक्करों से बचने के लिए लोग इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं। तो ये जो न्याय तंत्र है और पुलिस का जो ढुलमुल रवैया है, या फिर पुलिस द्वारा लोगों को जो इस मामले में पड़ता है, तंग किया जाता है, ये थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, तभी लोग एक दूसरे की मदद को आगे आएंगे। आलोक जी, कैसे ठीक होगा ये जो सिस्टम है ये देखिए कैसे? जिस तरीके बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुरप्रीत ने जिक्र किया, तो जो चीजें हैं, वो लोग जो गांव में रहते हैं वो उस तरह की मानसिकता गांव में रखते हैं, मगर जब वही लोग शहर में आ जाते हैं तो वो किसी की मदद नहीं करते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। जो पड़ोस में अगर इस तरह की वारदात होती है तो उसको एक वारदात के तौर पर वो देखते हैं, वो किसी तरीके से मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसमें एक बड़ा फैक्टर, जिस तरीके से अभी जिक्र किया, कि ये एक बड़ा फैक्टर है कि पुलिस उसको जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से यदि कोई मदद करता है इस तरह की घटना में, तो उसकी मदद लेनी चाहिए, ना कि उसको हरास करना चाहिए।
इस तरह की वारदात में अक्सर देखा गया है कि जो चश्मदीद होता है, उसको हरास कर दिया जाता है और वो चश्मदीद ये समझता है कि ज़िंदगी में ये पहली बार गलती हो गई, आगे से पुलिस की मदद नहीं करेगा। पीछे हट जाते हैं लोग और उनका उदाहरण देते हैं, दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि मदद उन्होंने की थी, उनका देख लीजिए आप क्या हाल है। तो इस तरह के समाज में उदाहरण दिए जाते हैं जिससे जो लोग मदद करना चाहते हैं, उनके मन में भी ये आता है कि यदि मैं मदद करूँगा, तो हो सकता है कल को मेरे को इस तरह की बौद्रिशन झेलनी पड़े। तो ये चीज़ें हैं ज़ाहिर तौर पर उसमें कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पर भी बदलाव करना होगा, लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा, लोगों को ये सोचना होगा कि वो कहीं से भी आए हों, दिल्ली में, चाहे वो यूपी से आए, हरियाणा से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, कहीं से भी आए हैं, मगर वो इस देश के निवासी हैं और ज़ाहिर तौर पर यदि कोई क्राइम होता है, तो उसका प्रभाव उस एरिया में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, इस बात का उनको सोचना चाहिए और यदि उनके आजू-बाजू, उनके मोहल्ले में शांति होगी, कोई वारदात नहीं होगी, तो उस चीज़ का उनको फ़ायदा रहेगा। उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे बेखौफ होकर अपना काम कर पाएँगे, अपनी-अपनी जगह पर जा पाएँगे, कोई यदि पढ़ता है तो वो उस तरीके की चीज़ों को अपने मन में रखेगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ हूँ। तो इस तरह की जो आलोक मानसिकता है वो आलोक बन पाएगी, उसके लिए सामाजिक स्तर पर भी काम करना होगा। दिल्ली के जो पार्क हैं, उन पार्कों में आपने भी देखा होगा, हमने भी कई बार देखा, ऐसी खबरें भी आई कि उन पार्कों में नशा करने वाली प्रवृत्ति रखने वाले लोग जमघट बना के रखते हैं। सुबह से ही बैठ जाते हैं। चरस, गांजा से लेकर कौन-कौन से नशे ऐसे नहीं हैं जो वहाँ पर नहीं चलते हों। पुलिस को सब कुछ पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खुला छोड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि नशे को लेकर क्योंकि उसमें भी काफ़ी फैक्टर काम करते हैं, कि बेरोज़गारी है, ज़ाहिर तौर पर उनको काम नहीं मिला तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, किसी ने उनको नशे की राह पकड़ा दी, वो नशे की राह पर चल पड़े और उनको फिर उससे आगे भी कोई गाइड नहीं कर रहा है। सरकार अपनी तरफ से योजनाएँ बना देती है, सरकार जो है नशा छोड़ने के लिए उस तरीके का प्रयास करती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं, मगर वो जो है सेंटर अपनी तरफ से काम नहीं करते हैं, वो एनजीओज़ उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ ये मानते हैं कि इन एनजीओज़ के ज़रिए कुछ पैसा कमाया जाए, सरकार की जो योजना है, उससे पैसा कमाया जाए। इस तरह के लोग जो है, जो भटक गए हैं, वो राह पर आएँ या ना आएँ, वो एक मकसद नहीं होता है। तो ज़ाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना होगा कि ये जो पार्कों में बैठकर नशा कर रहे हैं और ये जो वारदात में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि नशे वाले की एक अपनी तरफ से फितरत बन जाती है कि वो नशे के लिए चोरी करता है या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं, तो ज़ाहिर तौर पर इस तरीके की वारदात करके वो नशे के लिए अपनी तरफ से पैसा जुटाता है और नशा करता है। तो ये सरकार को देखना होगा, पुलिस को भी ये देखना होगा कि इस तरह के लोगों को जो भटक गए हैं, जो नशे की राह पर चल रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको इस तरीके से जो नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र हैं, उनमें भेजा जाए और वहाँ भेजकर उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। सामाजिक स्तर पर काम करना चाहिए, लोगों को जो उस माहौल में रहते हैं, उसके अगल-बगल रहते हैं, उनसे मदद माँगनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि इस तरह के लोगों को आप जो है, जो भटक गए हैं, जो आपके जुड़ाव में कहीं पर हैं, उनको हमारे पास लेकर आइए, उनको हम ठीक करवाएँगे, उनको एक दिशा देंगे और दिशा देकर कम से कम वो जो काम करना चाहते हैं, उनको उस तरह का काम मिल पाए। क्योंकि यदि वो काम नहीं मिल पाया, तो फिर बाहर निकलकर फिर दोबारा से उसी जगह चले जाते हैं। तो ये एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि उस तरह का चक्र है, जिसमें एक बार आदमी फँस जाता है, तो निकलना कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है। तो सामाजिक स्तर पर काम करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर काम करना होगा, पुलिस के स्तर पर काम करना होगा कि आखिर किस तरीके से इस तरह की वारदात को कम किया जाए, लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जाए, क्राइम ना करें। क्राइम का एक अपनी तरफ से पुलिस का एक खौफ होना चाहिए कि यदि क्राइम करेंगे, तो पुलिस विदिन टाइम पकड़ लेगी और पुलिस जो है वो अपनी तरफ से क्योंकि न्यायपालिका यदि कड़े डिसीज़न देती है, तो ज़ाहिर तौर पर जो बाकी क्राइम करने वाले हैं, उनके मन में भी ये आती है कि यदि आप क्राइम करेंगे, तो आपको कड़ी सज़ा मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इसी दिल्ली ने देखा कि किस तरीके से निर्भया जो कांड हुआ, उसके बाद किस तरीके से लोग सड़कों पर आए। तो ऐसा नहीं है कि मोमेंट्स भी चलते हैं और मोमेंट्स का एक असर भी होता है। मगर एक घटना विशेष के बाद कहीं न कहीं लोग जो है वापसी उसी ढर्रे पर चल पड़ते हैं और मदद के लिए एक-दूसरे की कोई भी नहीं आता है। नहीं जी। है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक और गुरपिंदर इस मामले पर चर्चा के लिए। बहुत ही गंभीर मुद्दा था, क्योंकि दिल्ली अनसेफ है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है आज की डेट में इस शाहबाद डेयरी की घटना से। और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस किस तरीके से कदम उठाती है, क्या पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, या फिर जिस तरीके से बातें की जाती है कि भाई फोर्स की कमी है, क्या भर्तियां निकलेंगी, आगे भर्ती की जाएंगी, उसके बाद इनको लुटेंस जोन के अलावा जो दिल्ली है बाकी दिल्ली में डिप्लॉय किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ रिफॉर्म जो है देखने को मिलेंगे और दिल्ली पुलिस इस घटना से क्या सबक लेती है। नमस्कार।